मेरा नाम रचना है। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई दूसरे शहर में कर रही थी, जिस वजह से पिछले कुछ सालों से मैं अपने घर से दूर हॉस्टल में रह रही थी। लेकिन फिर जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो प्लेसमेंट के बाद मुझे नौकरी मेरे शहर में ही मिल गई, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये थी कि अब मैं सुकून से अपने घर पर अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ रह पाऊंगी। इतने सालों से उन लोगों से दूर रहते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे घर में सिर्फ मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है, जो कि इसी साल 18 साल का हुआ है और अब वो एमबीए की पढ़ाई कर रहा है। पापा ने उसका शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया हुआ है। मेरा भाई बहुत ही सीधे स्वभाव का है, वो बहुत कम बात करता है, जबकि मेरा स्वभाव उसकी अपेक्षा बिल्कुल अलग है। मैं हद से ज़्यादा बातूनी हूँ। मेरे मम्मी पापा को मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं होती है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं इतनी होशियार तो हूँ कि दुनियादारी को अच्छी तरह से समझती हूँ और कभी भी किसी मुसीबत में नहीं पड़ूंगी। लेकिन मेरे भाई को लेकर मेरे मम्मी पापा को हमेशा ही एक अजीब सा डर लगा रहता है, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का है। स्कूल टाइम में भी कई बार ऐसा हुआ कि जब भी उसे किसी ने परेशान किया तो उसने खुद से घर आकर कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया था। जब उसके किसी दोस्त ने हमें कोई बात बता दी, तब ही हमें उसके बारे में बहुत सारी बातें पता चलती थी। मैं उसे कई बार समझाती थी कि वो इतनी कम बात क्यों करता है, लेकिन ये उसका स्वभाव ही था। हालांकि मैं उससे यही कहती थी कि इतना सीधा होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन माँ तो मेरे भाई पूरब की तारीफ करते हुए थकती नहीं थी कि मेरा बेटा तो बहुत सीधा है, वो तो कभी किसी भी गलत काम में पड़ ही नहीं सकता है। हालांकि हम सबको भी यही लगता था कि पूरब कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हम लोगों को कोई भी परेशानी उठानी पड़े। जैसे ही मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला, मैं तुरंत ही अपने मम्मी पापा के घर पहुंच गई। वहां मुझे देखकर वो लोग बहुत खुश हो गए थे, इसीलिए मैंने शाम को बाहर डिनर करने का प्लान बनाया। लेकिन जब मेरा भाई कॉलेज से वापस लौटा और मैंने उसे बताया कि अब मैं यहीं रहने वाली हूँ और मेरी बहुत अच्छी जॉब भी लग गई है, इसी खुशी में शाम को हम लोग बाहर कहीं घूमने जाएंगे और डिनर करेंगे, तो इस बात पर वो अजीब तरह से परेशान हो गया और कहने लगा कि मेरा कहीं भी बाहर जाने का मन नहीं है, आप लोग चले जाइए, पर मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ जाना चाहती हूँ, तुम नहीं जाओगे तो हमारा परिवार पूरा कैसे होगा। इस पर वो कहने लगा, दीदी तुम मुझे परेशान मत करो, मैंने कहा ना मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग चले जाइए। मुझे अपने भाई का ये बिहेवियर बहुत ही अजीब लगा था। आज उसने पहली बार मेरे साथ इस तरह से बात की थी। इतने सालों में उसका बिहेवियर बहुत बदल गया था। मैंने माँ से कहा कि ये पूरब को क्या हो गया है, वो ये मुझसे किस तरह से बात कर रहा था। तो माँ ने कहा कि पता नहीं बेटा, लेकिन जब से इसने इस नए कॉलेज में जाना शुरू किया है, तब से वो बहुत ज़्यादा ही शांत रहने लगा है। हम में से भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन मैंने उसे अक्सर परेशान देखा है। न जाने ऐसी क्या बात है। मैंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉलेज में सीनियर उसकी रैगिंग वगैरह कर रहे हों और वो हमें कुछ भी बताना नहीं चाहता हो। इस पर माँ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, क्योंकि इसके साथ तो इसके स्कूल के दोस्तों ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। मैंने उनसे फ़ोन पर बात करके सब कुछ पूछा था, पर उन्होंने कहा कि कॉलेज में तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अब रैगिंग पर हद से ज़्यादा सख्ती हो गई है। अगर ऐसी कोई भी बात सामने निकल कर आई तो तुरंत ही ऐसे स्टूडेंट्स को कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा और इसी डर की वजह से अब कोई भी रैगिंग नहीं करता है। मैंने कहा कि अगर ये बात नहीं है तो फिर आखिर क्या बात है माँ। कहने लगी, हो सकता है बेटा कॉलेज का फर्स्ट ईयर है और पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा हो। तुम तो जानती ही हो कि इन सब बड़ी बड़ी डिग्रियों की पढ़ाई कितनी कठिन होती है। मैंने कहा कि वो मैं जानती हूँ, लेकिन पूरब तो पढ़ने में शुरू से ही काफ़ी होशियार रहा है। माँ ने कहा कि उस पढ़ाई में और इस पढ़ाई में काफ़ी फ़र्क है।
इसलिए पढ़ाई के प्रेशर से ही वो चिड़ा चिड़ा सा रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और उसे चीजें समझ आने लगेंगी तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मुझे माँ की बात ठीक लगी, इसीलिए मैंने फिर पूरब से कुछ भी नहीं कहा। माँ ने भी मुझसे कहा कि मैं उससे बहुत ज्यादा सवाल जवाब ना करूं, वरना वो और भी ज्यादा कटा कटा सा रहने लगेगा। इधर मैंने अपनी जॉब करना शुरू कर दिया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था कि एक दिन संडे वाले दिन जब पूरब अपने किसी दोस्त के घर उसके किसी काम से गया हुआ था, तभी दरवाजे पर बैल बजी। हम सब लोग उस वक्त गर्मा गर्म जलेबियों का आनंद उठा रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला कि तभी एक लगभग मेरी उम्र की लड़की दुल्हन के जोड़े में सजी धजी सामने खड़ी थी। उसे देखकर मैं बुरी तरह से चौंक गई। उसके हाथ में फूलों की माला भी थी। मैंने उससे पूछा कि जी आप कौन? तो उसने बड़ी ही बदतमीजी के साथ मुझे सामने से हटाया और दंदनाती हुई वो घर के अंदर चली आई और कहने लगी कि आप लोग मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों की बहू हूँ। और मेरी तरफ देखते हुए वो कहने लगी, और तुम्हारी तो मैं भाभी हुई। उसकी ये बात सुनकर हम सबके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। हम तो अपनी जगह पर जम गए थे। उसने जैसे ही देखा कि टेबल पर जलेबियां रखी हुई हैं, तो वो बड़ी ही बेशर्मी के साथ टेबल पर बैठ गई और खुश होकर कहने लगी, अरे वाह, नई बहू का स्वागत मीठा खिलाकर कर रहे हो, यही तो मैं चाहती थी। और उसने मुंह भर भर के ढेर सारी जलेबियां फटाफट खा डाली। हम लोग तो उसे देखते ही रह गए थे कि आखिर ये लड़की कौन है जो इस तरह से जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है और ये कह रही है कि ये इस घर की बहू है। आखिर इसकी इस बात का क्या मतलब? पापा ने तुरंत ही उससे कहा कि खड़ी हो और निकलो इस घर से। तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? यहाँ से जाओ, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। लेकिन वो लड़की तो जैसे हमारे घर में खूंटा गाड़ कर ही बैठ गई थी। कहने लगी कि कहा ना, मैं इस घर की बहू हूँ। एक बार में तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती? अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपने बेटे पूरब से पूछ लो। उसके मुंह से पूरब का नाम सुनकर हम सब बुरी तरह से चौंक गए थे। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मम्मी तो अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गईं और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। मैंने पापा से कहा कि आप तुरंत ही पूरब को फोन लगाइए और उससे पूछिए कि आखिर ये सब क्या ड्रामा है। पापा ने पूरब को फोन लगाया, लेकिन पूरब तो फोन उठा ही नहीं रहा था, जिससे हम लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। लेकिन वो लड़की तो हमारे घर से बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। पापा ने उसे पुलिस की धमकी भी दी तो कहने लगी कि बुलाओ बुलाओ पुलिस को, बुलाओ, फिर मैं देखती हूँ कि कौन जेल जाता है। ये कहते हुए उसने अपने पर्स से एक तस्वीर निकाली और कहा कि जैसे ही पुलिस आएगी मैं तुरंत ही उन्हें ये तस्वीर दिखाऊंगी और फिर मैं देखती हूँ कि मुझे इस घर में रहने से कौन रोक पाता है। पापा ने उस लड़की से वो तस्वीर छीन ली। हमने जैसे ही वो तस्वीर देखी तो एक बार फिर से हम पर बिजली गिर पड़ी थी। दरअसल उस तस्वीर में वो लड़की और मेरा भाई दोनों ही शादीशुदा खड़े थे। उनके गले में वरमाला पड़ी हुई थी और वो दोनों साथ में फेरे ले रहे थे। ये सब देखते ही मेरी माँ तो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, जिससे हम लोग बहुत परेशान हो गए। लेकिन वो लड़की तो जोर जोर से हंसने लगी, कहने लगी, वाह, अब तो मजा ही आ गया, ये तो बिल्कुल फिल्मी ड्रामा हो गया। बहू को देखते ही सास को लगा झटका, ऐसा ही तो हिंदी फिल्मों में होता है। और फिर तुरंत ही उसने अपने हाव भाव बदले और रोने का नाटक करने लगी। बोली, मेरी सासू माँ को क्या हो गया? इधर बहू ने पहला कदम रखा और सास की ऐसी हालत। हे भगवान, मेरी सास को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं खाना किससे बनवाऊंगी? कौन मेरी इस घर में सेवा करेगा? मैं तो इस घर में इसीलिए आई हूँ ताकि अपनी खूब सेवा करवा सकूं। आखिर मैं अच्छी बहू भी तो बनकर दिखाऊंगी। मैं तुरंत ही किचन से जाकर पानी लेकर आई और मैं माँ को होश में लेकर आई। अब उस लड़की से बहस करने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए अब हमें सिर्फ पूरब के घर आने का इंतजार था। तकरीबन 1 घंटे के बाद पूरब घर लौटा तो उसे देखकर भी हम सब दंग रह गए थे। पूरब के गले में वरमाला पड़ी हुई थी और माथे पर टीका लगा था। पापा ने उससे पूछा कि ये तुमने क्या किया?
और ये लड़की क्या कह रही है? ये कौन है? क्या तुमने इससे शादी कर ली? इस बात पर पूरब कुछ भी नहीं कह रहा था, बस सिर्फ अपना सर नीचे झुकाकर खड़ा हुआ था। मैंने पूरब से चिल्लाते हुए कहा कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मुंह में दही क्यों जमा रखा है? इतना बड़ा कांड कर दिया और अब मुंह सिलकर खड़े हुए हो। आखिर क्या चाहते हो? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से माँ की हालत कितनी खराब हो चुकी है, वो कितना परेशान हो रही है, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मेरे इतना कहने पर पूरब ने सिर्फ इतना कहा कि हाँ, मेरी इससे शादी हो गई है। इसके बाद वो तुरंत ही अपने कमरे में चला गया और वो लड़की भी उसके पीछे पीछे मटकती हुई उसके कमरे में चली गई। ये सुनकर तो हम सब सर पकड़कर बैठ गए। मैंने माँ से कहा, देख लिया माँ, आपके सीधे बेटे के ये लक्षण हैं। आप ही कहती थी ना कि आपका बेटा तो बहुत सीधा है, वो कभी कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करेगा, और देख लीजिए आज उसने क्या किया है। माँ कहने लगी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता कि मेरे पूरब ने इतनी बड़ी गलती कर दी। न जाने वो लड़की कौन है और क्यों उसे लाकर हमारे सर पर बिठा दिया है। हम में से किसी ने भी उस दिन खाना नहीं खाया था, लेकिन वो लड़की तो हमारे घर में पूरे हक के साथ ऐसे रह रही थी जैसे वो इस घर की मालकिन हो। जैसे ही रात हुई, उसने अपना पूरा कमरा फूलों से सजा दिया और बड़े ही बेशर्मी से कहने लगी कि आज हमारी सुहाग रात है, इसीलिए कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन पापा ये सब देखकर बुरी तरह से गुस्सा होने लगे कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ये कहते हुए वो पूरब का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगे, तो उस लड़की ने दूसरी तरफ पूरब का हाथ पकड़ लिया और उन लोगों के बीच में खींचातानी होने लगी। मैं उस वक्त यही देख रही थी कि पूरब किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था, तब भी वो सिर्फ अपना सिर झुकाए चुपचाप ये सब तमाशा होते हुए देख रहा था। हमने भी अपने पापा का साथ दिया और पूरब को छुड़ाकर दूसरे कमरे में ले गए और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो लड़की लगातार दरवाजा पीटे चली जा रही थी, कह रही थी कि तुम लोग ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मेरे पति को अगर मुझसे दूर रखोगे तो तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तुम लोग अभी मुझे जानते नहीं हो कि मैं क्या चीज़ हूँ। काफ़ी देर बड़बड़ाने के बाद वो वहाँ से चली गई। हमने पूरब से पूछा कि आखिर ये सब क्या है, तो पूरब रोने लगा, बोला कुछ भी नहीं है, बस मैं अपनी पत्नी के साथ शांति से रहना चाहता हूँ। मैंने उसके गाल पर एक खींचकर तमाचा मारा। मैंने कहा कि शर्म नहीं आती तुझे हमारे सामने ऐसी बात करते हुए? इसका मतलब तू उस लड़की को पसंद करता था और तूने उससे चुपचाप शादी भी कर ली। अरे आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी? तुझे अपने से इतनी बड़ी उम्र की लड़की ही मिली, और फिर अभी तो तेरे पढ़ने का टाइम था, अपने करियर पर ध्यान देने का टाइम था, लेकिन तुझे ये सब सूझ रही थी। इस बात पर पूरब ने कुछ भी नहीं कहा। उसने तो जैसे खामोशी को अपना हथियार बना लिया था। कोई भी उससे कुछ भी कहता, लेकिन वो किसी बात का जवाब ही नहीं देता। पापा ने उससे कहा कि तू उस लड़की के साथ उसके कमरे में बिल्कुल नहीं रहेगा, और अगर तू उसके पास गया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो रात तो जैसे तैसे कट गई थी, लेकिन आखिर कब तक हम लोग पूरब को अपने साथ बंद करके रख सकते थे? अगले दिन मौका पाते ही वो लड़की पूरब को अपने साथ कमरे में ले गई और फिर उसने अपनी मनमर्जी करी। अब हमने भी हार कर इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि जब मेरा भाई शादी कर ही चुका है और वो भी इस लड़के के साथ रहना चाहता है, तो अब हम भी कर क्या सकते थे। अगली सुबह अचानक ही मेरी माँ के चीखने की आवाज़ें आने लगीं। मैं जब भागकर उनके कमरे में पहुंची तो मेरी माँ बुरी तरह से हड़बड़ाई हुई थी और मेरे भाई की पत्नी, जिसका नाम राखी था, वो भी वहीं खड़ी थी। माँ बोली, ये औरत मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही थी, तो वो बड़ा ही फिल्मी अंदाज में बोली, कहाँ सासू माँ, मैं तो बस आपके पैर छू रही थी, आपका आशीर्वाद लेने आई थी। आज से मेरी शादीशुदा जीवन की शुरुआत है, तो मैंने सोचा कि अपने सास ससुर का आशीर्वाद ले लेती हूँ, लेकिन आप तो मुझे हमेशा गलत ही समझती हो। मेरी माँ ने कहा, नहीं रचना, मैं सच कहती हूँ। मेरी आंखें जैसे ही खुली
तो ये अपने दोनों हाथों से मेरा गला दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उठकर बैठी तो ये पीछे हट गई और उसने अपना नाटक शुरू कर दिया। इस वक्त शोर सुनकर पूरब भी कमरे में आ गया। मैंने पूरब से कहा कि अपनी इस नौटंकीबाज पत्नी को यहाँ से लेकर जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। इस पर वो कहने लगी, तुझे नहीं लगता कि तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलती है? मैं तेरी भाभी हूँ, खबरदार जो तूने मुझसे इस तरीके से बात की तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अरे कैसे हो तुम लोग? एक तो मैं संस्कारी बहू बनने की कोशिश कर रही हूँ तुम लोगों के लिए। मैंने सुबह सुबह उठकर साड़ी पहनी, इतना सब किया और तुम लोग मुझे ही उल्टा सीधा सुना रहे हो। मेरी माँ ने कहा कि तुझे हम लोगों के लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुझे जो करना था वो तो तू पहले ही कर चुकी है। माँ का इतना कहना था कि तभी उस औरत ने तुरंत ही ये कहते हुए अपनी साड़ी वहीं सबके सामने ही उतारना शुरू कर दी कि ठीक है, जब तुम लोगों को मेरी मेहनत की कदर ही नहीं है तो फिर मैं ये ताम झाम क्यों पहनूं। उसने जैसे ही साड़ी को उतारा तो हम सबने अपनी आंखें फेर लीं, लेकिन वो तो साड़ी के नीचे जीन्स और टॉप पहने हुए थी। वो ना जाने क्यों ये सारे ड्रामे करती रहती थी। इसके बाद वो मुझसे ऐंठ कर बोली, अब जल्दी से मेरे लिए नाश्ता तैयार करो क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने उसे घूर कर देखा। इस पर पूरब ने तुरंत ही उसे प्यार से समझाते हुए कहा, चलो राखी, हम अपने कमरे में चलते हैं, अभी तुम्हारे लिए मैं खुद नाश्ता लेकर वहीं आता हूँ। इस बात पर वो बहुत खुश हो गई, कहने लगी, बस मेरा पति ही तो मेरा है, बाकी यहाँ तो कोई भी मुझे अपना मानता ही नहीं है। अपने भाई को इस तरह से हरकतें करते देख हम सबका खून बुरी तरह से जल चुका था। पूरब से हमें कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो एक दिन अपना ऐसा रंग दिखाएगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरा ही भाई है जो कभी भी किसी की तरफ नजर उठाकर तक नहीं देखता था, लेकिन आज वो अपने से इतनी बड़ी लड़की को सीधा शादी करके ही हमारे घर ले आया था। पूरब के ऐसे व्यवहार से घर में हम सभी बहुत दुखी थे। हर वक्त घर में ऐसा माहौल रहता था कि जैसे कर्फ्यू लगा हो, सबके चेहरे लटके रहते थे। बस अगर कोई खुश रहता था तो वो सिर्फ पूरब की पत्नी राखी थी। वही हर वक्त घर में चहलकदमी करती और तरह तरह के चुटकुले मारती रहती थी। एक तो उसका नौटंकी वाला स्वभाव मुझे समझ ही नहीं आता था। कभी कभी अचानक से वो रोने लगती थी तो कभी अचानक से हंसने लगती थी और हर बात पर फिल्मी डायलॉग मारा करती थी। उसकी जुबान बहुत ही तीखी थी, वो बहुत बदतमीजी से बात करती थी, लेकिन हम सब में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि पूरब ने ऐसी लड़की को पसंद कर कैसे लिया और फिर उसे हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए लाकर बिठा दिया। हम पुलिस के पास भी मदद के लिए नहीं जा सकते थे क्योंकि उससे तो वो लड़की उल्टा हम सबको ही फंसा देती, क्योंकि उसके पास तो अपनी शादी का पक्का सबूत था। एक हफ्ता ही बीता था कि एक दिन सुबह सुबह वो मेरे पापा से पैसे मांगने लगी। पापा ने उसे पैसे देने से इनकार किया तो कहने लगी कि मेरा शॉपिंग करने का बहुत मन है और वो तो मैं आज करके ही रहूंगी। पापा ने कहा कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इतना सुनना था कि उसने तुरंत ही घर में रखे हुए सारे सामानों की फोटो खींचना शुरू कर दी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कर क्या रही है। मैंने उससे जब कई बार पूछा तो कहने लगी, जब पैसे नहीं दोगे तो घर का रखा हुआ सारा सामान उठाकर बेच दूंगी और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे जी भर के शॉपिंग करूंगी। उसकी बात सुनकर हम लोग दंग रह गए थे। मेरी माँ तो बहुत बुरी तरह से घबरा गई। वो कहने लगी, ये लड़की हद से ज्यादा चालबाज है, इसलिए आप इसे पैसे दे दीजिए, वरना ये ना जाने क्या क्या बेच देगी और हम इसे रोक भी नहीं पाएंगे। पापा ने पहले तो मना किया, लेकिन मम्मी के बहुत समझाने के बाद उन्होंने उसे पैसे निकाल कर दे दिए, जिन्हें देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और वो तुरंत ही तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल गई। पापा ने इस बारे में पूरब से बात की, लेकिन पूरब ने हमेशा की तरह अपना मुंह लटका लिया और किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप तैयार होकर कॉलेज चला गया। हम सब बहुत परेशान थे। उसी शाम उस औरत ने हमारे घर को क्लब बना दिया था। उसने अपने कुछ दोस्तों को घर बुला लिया
और जमकर उनके साथ खूब पार्टी की। हम तीनों तो एक कोने में बैठे हुए सारा तमाशा चुपचाप देख रहे थे और वो खूब मजे कर रही थी। ये सब देख देख कर मेरे माँ बाप का दिल बैठा जा रहा था। अब मेरे भी बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। इस सब का कोई ना कोई हल तो निकालना ही था, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी ये था कि पूरब के मुंह से उगलवाया जाए कि उसने आखिर इस लड़की से शादी क्यों की, उसे इससे इतना प्यार कब और कैसे हुआ। अगले दिन शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आई तो माँ बुरी तरह से रो रही थी। उन्हें देखकर मैं घबरा गई कि ना जाने अब इस घर में क्या कांड हो गया है। माँ कहने लगी कि पूरब दोपहर से घर वापस नहीं आया है, जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर वो कभी कहीं जाता भी है तो फोन करके बता देता है, और वैसे तो वो दोपहर तक वापस आ जाता है, लेकिन अब तो धीरे धीरे रात होने को है, लेकिन अभी तक वो घर लौट कर नहीं आया। मैंने माँ से कहा कि तो तुम रोती क्यों हो? उस महारानी से पूछो कि पूरब कहाँ गया है, उसे जरूर इस बारे में पता होगा। इससे पहले कि मैं उस औरत के कमरे का दरवाजा खटखटाती, वो बनी ठनी तैयार होकर कमरे से निकली। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी शादी ब्याह में जा रही हो। मैंने उससे कहा कि तुम ये बताओ पूरब कहाँ है, तो कहने लगी मुझे क्या पता कि वो कहाँ है, ये तो तुम लोगों को पता होगा। मैं तो खुद कब से उसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। अपने पति के लिए मैं आज फिर से दुल्हन बनी हूँ, ताकि मुझे देखते ही वो एक बार फिर से मुझ पर फिसल जाए। मैंने उससे कहा अपनी ये बकवास बंद करो और मुझे सीरियसली बताओ कि पूरब कहाँ है, क्योंकि वो दोपहर तक घर वापस आ जाता है, लेकिन आज उसका फोन भी बंद आ रहा है और वो अभी तक घर नहीं लौटा। मेरे इतना कहना था कि वो तुरंत ही छाती पीट पीट कर रोने लगी। कहने लगी हाय राम, मेरा पति कहाँ चला गया? तुम लोगों ने जरूर मेरे पति को मुझसे छीन कर गायब कर दिया होगा। मुझे तो तुम लोगों पर ही शक है, वरना मेरा पति मुझे छोड़कर तो कहीं जा ही नहीं सकता। मैं तो उसकी बातें सुनकर दंग रह गई थी। वो औरत तो उल्टी ही गंगा बहा रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, भला हम अपने भाई को गायब क्यों करेंगे? इस पर वो कहने लगी कि सीधे सीधे बताओ मेरा पति कहाँ है, वरना मैं पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करूंगी कि तुम लोग हमारी शादी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और इसीलिए तुम लोगों ने मिलकर मेरे पति को जान से मार दिया। उसकी बातें तो मेरे सर से ऊपर जा रही थी। वो एक के बाद एक पागलों जैसी बातें करती जा रही थी और बिना आंसुओं का रोना रोकर फालतू की नौटंकी फैला रही थी। मेरी माँ बहुत परेशान थी। हमने पापा को भी फोन कर दिया था। कुछ देर में वो भी घर आ गए और पूछने लगे कि पूरब का कुछ पता चला या नहीं। मैंने कहा कि नहीं पापा, और उसका फोन भी बंद आ रहा है। धीरे धीरे हम लोग उसका इंतजार करते रहे, लेकिन इधर रात का 9 बज चुका था, पर पूरब अभी तक नहीं आया। उसके बाद उस औरत की नौटंकी अब बंद हो चुकी थी। अब वो भी काफी डरी हुई लग रही थी। मैंने उससे कहा कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो तुम देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो कहने लगी कि मैं सच कहती हूँ, मैंने तुम्हारे भाई से कुछ भी नहीं कहा है और ना ही वो मुझे कुछ बताकर गया है। मैंने पापा से कहा कि हमें अब पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है। हम जैसे ही घर से पुलिस स्टेशन की तरफ निकलने वाले थे कि तभी पूरब घर लौट आया। उसे देखकर हमारी जान में जान आई, लेकिन उसकी हालत उस वक्त बहुत ज्यादा खराब थी। उसके सारे कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल भी बिखरे हुए थे और जगह जगह से उसके कपड़े काफी गंदे थे। हमने उससे पूछने की कोशिश की कि आखिर वो कहाँ गया था, लेकिन उसने हमारी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा वो रोने लगा। तब तक वो औरत पूरब के पास आई और उसे झकझोरते हुए कहने लगी कि तुम कहाँ चले गए थे? आइंदा अगर तुमने इस तरह की हरकत की तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। चलो चुपचाप कमरे में। उस औरत ने हमें पूरब से 2 घड़ी बात भी नहीं करने दी। वो उसे घसीटते हुए कमरे के अंदर ले गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब तो ये हाल हो गया था कि हम पूरब से जब भी कुछ पूछने की कोशिश करते तो वो पहले ही रोना शुरू कर देता। न जाने ऐसी क्या बात थी
जो वो किसी से कुछ कह ही नहीं पा रहा था। और वो औरत, वो तो बस हर वक्त हम सबकी छाती पर चढ़ चढ़ कर नाच रही थी और आए दिन हमसे तरह तरह के खर्चों के लिए पैसे निकलवा रही थी। उसकी मनमानियों से हम तंग आ चुके थे और जैसे ही हम पुलिस में जाने की धमकी देते तो उल्टा वो हमें ही डराने लगती कि अगर हमने उसके खिलाफ कुछ भी कहा तो वो उल्टा हमें फंसा देगी और पुलिस में गवाही देगी कि हम लोग उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास अपनी और पूरब की शादी का सबूत था। इस वजह से ही हम लोग दब जाते थे और चुप हो जाते थे। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई भी रास्ता हमें समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे तकरीबन 1 हफ्ता ही अभी बीता था कि एक दिन फिर से जब मैं ऑफिस से शाम को लौटी तो माँ बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उस वक्त पापा भी बहुत परेशान थे। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि पूरब घर नहीं लौटा। मैंने कहा, माँ, पिछली बार भी यही हुआ था, लेकिन फिर रात तक वो आ गया था। आप बेकार ही परेशान हो रही हो। माँ ने कहा, नहीं, इस बार बात कुछ अलग है। ये देखो, पूरब की शर्ट जिसमें खून लगा हुआ है। हमारे पूरब के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। मैं जब घर से बाहर निकली तो उसकी ये शर्ट गेट के पास पड़ी थी। उस शर्ट को देखकर मैं भी दंग रह गई थी। वो तो पूरब की ही शर्ट थी। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि तभी राखी भी वहां आ गई। उसने जैसे ही उस शर्ट को देखा तो वो बुरी तरह से घबरा गई। मेरी माँ अब अपना आपा खो चुकी थी। उन्होंने एक तमाचा उस औरत के मुंह पर दे मारा और कहा कि बता, मेरा बेटा कहाँ है? तूने ही मेरा बेटा मार डाला है। तू तो उसकी पत्नी है ना, और एक पत्नी को अपने पति के बारे में सब कुछ पता होता है। वो तुझे जरूर बताकर गया होगा कि वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ है। मुझे बता, वरना अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माँ तुरंत ही बौखलाते हुए पापा से कहने लगी कि अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलो और पुलिस को बताओ कि हमारा बेटा कहीं गायब हो गया है और उसके साथ कोई अनहोनी हो गई है और इस बारे में इसकी पत्नी को जरूर सब पता होगा। माँ की बात सुनकर राखी की जुबान लड़खड़ाने लगी। वो कहने लगी कि मैं तेरे बेटे के बारे में कुछ नहीं जानती। वो बाहर जाकर कहाँ क्या करता है, क्या गुल खिलाता है, मैं क्या जानूं? मैं क्या उसके पीछे पीछे चिपकी रहती हूँ? मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। मैंने कहा कि ऐसे कैसे वास्ता नहीं? तुम तो उसकी पत्नी हो ना, और पुलिस तो सबसे पहले तुमसे ही पूछताछ करेगी। मेरी ये बात सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गई और कहने लगी कि मैं उसकी कोई पत्नी बतनी नहीं हूँ, मैं तो बस टाइम पास कर रही थी। उसकी इस बात ने हम सबको चौंका दिया था। हमने कहा कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे पास तुम दोनों की शादी का सबूत है। इस पर वो कहने लगी, वो सब झूठ है, वो तो मैंने यूं ही तस्वीर खिंचवा ली थी। ये कहते हुए वो घर से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हमने तुरंत ही उसे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और फिर हमने पुलिस को बुलाया और पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया। उन्होंने राखी को अपने सामने कमरे से निकाला। पुलिस को सामने देखकर उसके तोते उड़ चुके थे। वो पुलिस वालों के सामने धौंस दिखाते हुए कहने लगी कि अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने पुलिस से कहा कि ये मेरे भाई की पत्नी है और इसे सब कुछ पता है। इस पर वो कहने लगी कि मैं इन लोगों को जानती तक नहीं हूँ। इन लोगों ने तो मुझे जबरदस्ती इस घर में बंद करके रखा हुआ है। मेरा इनके बेटे से कोई वास्ता नहीं है। मैंने पुलिस से कहा कि हो ना हो इसने ही मेरे भाई का किडनैप किया होगा, क्योंकि ये बहुत ही लालची औरत है और ये कई दिनों से हम लोगों से पैसों पर पैसे ऐंठ रही थी। पुलिस ने जब उस पर सख्ती बरती तो उसने अपने घर का एड्रेस दिया। हम सब तुरंत ही उसके घर पहुंचे। वहां पर भी जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेने लगी तो वो बार बार तलाशी में अड़ंगा डाल रही थी और कहने लगी कि तुम लोगों को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं कह रही हूँ ना कि मेरा उस लड़के से कोई वास्ता नहीं। मेरे तो अब तक किसी से शादी भी नहीं हुई है। मैं तो कुंवारी हूँ और अकेले ही इस घर में रहती थी। लेकिन तभी जैसे ही पुलिस ने उस औरत के घर के स्टोर रूम का दरवाजा खोला, तभी मेरा भाई सामने रस्सियों से बंधा हुआ दिखा, जिसे देखते ही मेरी जान में जान आ गई थी, लेकिन राखी की जान निकल गई थी। वो कहने लगी कि ये यहाँ कैसे?
ये यहाँ हो ही नहीं सकता था। इसे यहाँ कौन लेकर आया? मैंने पुलिस को उन लोगों की शादी वाली तस्वीर दिखाते हुए कहा कि ये देखिए, ये दोनों शादीशुदा हैं। इस पर राखी ने कहा कि मैं सच कहती हूँ, मेरी इससे कोई शादी नहीं हुई है। ये तो बस हमने एक छोटी सी फिल्म की शूटिंग की थी और बस ये उसी की तस्वीरें हैं। उसका झूठ सामने आ चुका था। मेरे भाई की सारी रस्सियां पुलिस वालों ने खोली और फिर मेरे भाई ने पूरी सच्चाई पुलिस के सामने बताई। पूरब ने बताया कि वो हर रोज एक रास्ते से अपने कॉलेज जाया करता था और ये औरत उससे लगभग रोज उस रास्ते पर मिलती थी और घूर घूर कर देखा करती थी, लेकिन मैं इससे कोई बात नहीं करता था। लेकिन एक दिन अचानक जब ये अपने घर का सामान लेकर मेरे सामने से आ रही थी तो ये लड़खड़ाकर गिर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पैर मुड़ गया है। मैंने सोचा कि बेचारी मुसीबत में है, इसीलिए मैं इसकी मदद कर देता हूँ। उस वक्त आसपास और कोई भी नहीं दिख रहा था। मैंने जब इसे सहारा देकर उठाकर खड़ा किया तो इसने मुझसे कहा कि इसका घर पास में ही है, मैं इसे इसके घर तक छोड़ दूं तो बड़ी मेहरबानी होगी। इंसानियत के नाते मैं इसके सामान सहित इसके घर तक इसे छोड़ने आया तो इसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैंने इसकी मदद की है तो कम से कम मैं एक कप चाय पीकर तो जाऊं। मैं पहले तो इसे बहुत मना करता रहा, लेकिन ये हद से ज़्यादा जिद करने लगी तो मैं इसे मना नहीं कर पाया। और फिर जब उसने मुझे चाय पिलाई तो कुछ देर के बाद ही मुझे होश ही नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैं इसके साथ बिस्तर पर था और हम दोनों की हालत उस वक्त बहुत बुरी थी। मैंने जब अपने आप को इस हाल में देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे। जमीन पर सारे कपड़े पड़े थे और ये फूट फूट कर रो रही थी कि मैंने इसकी इज्जत खराब कर दी। मैंने इससे कहा कि मैंने ये सब कुछ भी नहीं किया है, तुम मुझे झूठा फंसा रही हो। लेकिन इसने मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई जिसमें मैं इसके साथ था। ये सब कुछ कैसे हुआ मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और इसके बाद तो ये मुझे उन तस्वीरों को दिखाकर ब्लैकमेल करके जबरदस्ती अपने घर बार बार बुलाने लगी। और फिर एक दिन इसने मुझसे कहा कि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने कहा कि मैं सच कहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ भी नहीं किया है। लेकिन ये कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी कि तुमने मुझ अबला नारी का फायदा उठाया है। पुलिस की धमकी सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। ये कहने लगी कि या तो मुझसे शादी करो और नहीं तो मैं पुलिस में जाऊंगी। मैं पूरी तरह से फंस चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किससे मदद मांगूं। घर में भी मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकता था और इसीलिए मैं इससे शादी करने के लिए मजबूर हो गया। और फिर इसी घर में ही इसने अपने 2 साथियों के सामने मुझसे शादी कर ली और हमारी ये तस्वीर निकाल ली। और फिर ये मेरे घर पहुंच गई और वहां जाकर इसने सबको बता दिया कि अभी ये मेरे घर की बहू है। मैं चारों तरफ से घिरा हुआ था, इसीलिए किसी से कुछ भी नहीं कह सकता था कि इस औरत ने किस तरह से मुझे अपने जाल में फंसाया था। मैं चुपचाप हर वो काम करता गया जो ये मुझसे कहती गई, क्योंकि जब भी मैं इनकार करता तो ये मुझे पुलिस की धमकी देती थी। पुलिस ने जैसे ही उस औरत को कसकर धमकाया, वो बुरी तरह से डर गई और कहने लगी कि उसका ये धंधा बहुत साल पुराना है। वो ऐसे ही लोगों के घरों में उन्हें फंसाकर घुस जाती है और कुछ दिन वहां ऐश करने के बाद उनके सामने ये शर्त रखती है कि वो उनकी जिंदगी से चली जाएगी अगर वो उसे इतने करोड़ रुपए उससे पीछा छुड़ाने के बदले में दे दें। और लोग उससे बहुत तंग आ चुके होते हैं, इसीलिए मजबूरन उसकी पैसों वाली शर्त आराम से मान लेते हैं और बैठे बिठाए उसकी बहुत अच्छी कमाई होती रहती है। यही सब सोच कर ही उसने कहा कि मैंने पूरब को भी फंसाया था, क्योंकि मैंने इसके बारे में पता किया था कि ये बहुत ही सीधा लड़का है। ये खुलकर किसी से कुछ कह ही नहीं पाता और इसके बाप के पास खूब पैसा है। इसलिए मैंने सोचा कि इससे अच्छा बकरा तो मुझे और कहीं भी नहीं मिलेगा। और फिर मैंने इसे झूठी प्रेगनेंसी का दिखावा करके अपने जाल में फंसा लिया। बस कुछ दिन बाद ही मैं लोगों से पैसा लेकर रफू चक्कर होने वाली थी, लेकिन ना जाने इसे किसने
किडनैप कर लिया और मेरे घर में ही छुपा दिया। मैंने पुलिस से कहा ये झूठ बोलती है, इसने ही मेरे भाई को किडनैप किया था ताकि ये 2 बार हमसे पैसे ऐंठ सके। इसके बाद पुलिस उस औरत को पकड़ कर ले गई। हम पूरब को घर वापस लेकर आ गए थे। मेरी माँ तो बेचारी पूरब को अभी भी अपने गले से लगाए हुए थी। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। मैं जैसे ही अपने कमरे में जाने वाली थी, तभी पूरब ने मुझे गले लगाते हुए कहा, थैंक यू दीदी, अगर आज आप नहीं होती तो मैं तो इस भंवर में फंसता ही चला जाता। उसकी बात सुनकर मम्मी पापा हैरत से हमारी तरफ देखने लगे। मैंने माँ से कहा कि दरअसल पूरब का किडनैप सच में राखी ने नहीं बल्कि हम दोनों ने खुद मिलकर किया था। मेरी बात सुनकर मम्मी पापा बुरी तरह से हैरान हो गए। मैंने कहा कि दरअसल हमारे घर में इतने दिनों से ड्रामा हो रहा था, उससे मैं बहुत तंग आ गई थी और मैं फिर एक दिन पूरब को जब मैंने अकेला पाया तो उस पर दबाव डालकर पूरी सच्चाई पूछी कि क्या सच में उसने राखी से अपने मन से शादी की थी या फिर मजबूरी में। तब मुझे पूरब ने पूरी सच्चाई बताई कि किस तरह से राखी ने उसे अपने जाल में फंसाया। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि जिस तरह से राखी ने हमारे साथ चाल चली है, उसी तरह से उसकी चाल में हम उस राखी को फंसा देंगे और इसीलिए मैंने ही ये पूरा प्लान बनाया और फिर पूरब को उसके ही घर में ले जाकर ऐसे बांध दिया जैसे कि उसका किडनैप हुआ हो और इस सब में राखी को फंसाया ताकि वो डर के मारे खुद ही सारी सच्चाई पुलिस के सामने कबूल कर ले। और फिर हमारा प्लान कामयाब हो गया और हमारा उससे पीछा भी हमेशा हमेशा के लिए छूट गया। सारी सच्चाई जानकर मम्मी पापा ने राहत की सांस ली। मैंने पूरब से कहा कि अब कभी भी किसी अनजान पर भरोसा मत करना। किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन वो मदद भी एक हद में होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा मदद कभी किसी की मत करो कि तुम ही उल्टा मुसीबत में फंस जाओ। और आज के बाद से अपनी हर बात को हम लोगों से शेयर जरूर करना। तुम्हारे कम बोलने की आदत की वजह से ही तुम इस मुसीबत में फंसते चले गए। अगर तुम पहले ही हम में से किसी से ये बात शेयर कर लेते कि एक औरत इस तरह से हर रोज तुम पर नजर बनाए हुए है, तो कम से कम हम में से कोई कुछ तो तुम्हें राय देता जिससे तुम पहले ही सतर्क हो जाते। पूरब को अपनी गलती का एहसास था। उसने वादा किया कि अब वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा और कभी भी किसी अनजान की मदद तभी करेगा जब कोई और भी उसके साथ हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।